हेलो बच्चों, कोऑर्डिनेशन का तीसरा पार्ट आज हम तीसरा लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले लेक्चर में हम कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड, डबल साल्ट और उसकी टर्मिनोलॉजी, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की तथा कोऑर्डिनेशन टर्मिनोलॉजी में लिगैंड, सेंट्रल एटम, कोऑर्डिनेशन स्फीयर और साथ साथ जो है टाइप ऑफ लिगैंड के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम उसी कोऑर्डिनेशन का तीसरा लेक्चर लेकर आए हैं। इस तीसरे लेक्चर में आपको नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नामकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे या अध्ययन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये आपके जैसे पुरानी अवधारणा पढ़े हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, वैसे ही हम इसका किसके आधार पर करते हैं? IUPAC पद्धति के आधार पर। IUPAC ये आपका सिस्टम है, पद्धति है। तो IUPAC सिस्टम आप क्लास 11th में पढ़े होंगे। इसे क्या कहते हैं? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। मतलब इसी के तहत हम उपसहसंयोजी यौगिकों का भी नामकरण करते हैं। तो उपसहसंयोजी यौगिक में आपको इसके पहले बताया गया था कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है। इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में आपके दो चीज़ें होती हैं। एक होता है आपका सेंट्रल एटम और प्लस क्या होता है? लिगैंड। तो ये सेंट्रल एटम और लिगैंड और इसके बाहर क्या किसके अंदर हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसके बाहर क्या पाए जाते हैं? इसके आयंस हो सकते हैं। तो यह आयंस जो है इस केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या का निर्धारण करता है। तो इस के नॉमेनक्लेचर में हम क्या करते हैं? सबसे पहले जैसे कोई हम कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे FeCN6 स्क्वायर ब्रैकेट K4 कर देते हैं। K4 FeCN6 मान लीजिए आपका कॉम्प्लेक्स है। तो इस कॉम्प्लेक्स में हम इसके पहले बताए थे ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का डिफिनेशन। मतलब ऐसे पदार्थ होते हैं जो जल या किसी अन्य आयनिक कारक विलायक में घोला जाता है तो अपने आयनों में टूटता है, ना कि अवयवों में। तो इस आयन के भौतिक एवं रासायनिक गुण अपने पदार्थ से भिन्न होते हैं, तो उपसहसंयोजी यौगिक कहलाते हैं। इसे बता दिया गया था। तो इसका क्या कर देंगे? आयनन। तो आयनन में क्या हो जाएगा? बन जाएगा 4K++ FeCN6 स्क्वायर ब्रैकेट 4-। अब देखिए यहाँ पर क्या बन गया? कैटायन। अब क्या बन गया? एनायन। इसी प्रकार हम दूसरा भी लिख सकते हैं, जैसे CuNH3 का 4 स्क्वायर ब्रैकेट Cl2। अब इसका अगर हम आयनन करेंगे तो मिल जाएगा आपको CuNH3 का 4 स्क्वायर ब्रैकेट 2++ 2Cl-। तो इस कंडीशन में हम क्या देखते हैं कि देखिए एक बार ये पूरा जो स्फीयर है ये एनायन के रूप में है और एक बार क्या देखते हैं ये स्फीयर कैटायन के रूप में है। तो इससे फिलहाल हमसे कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहला इसी में रूल करते हैं कि जो फर्स्ट रूल आपका आता है नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। फर्स्ट रूल जो आप लिखेंगे, नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। तो कॉम्प्लेक्स आयन का नामकरण करना हो, चाहे वह कैटायन हो चाहे वह एनायन हो। तो इस कंडीशन में हमको करना क्या होता है कि कैटायन इज नेम्ड फर्स्ट, लेटर एनायन। तो अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का इसके कॉम्प्लेक्स आयन का नामकरण क्या किस प्रकार करते हैं? सबसे पहले हम कैटायन का नाम लिखते हैं, उसके बाद एनायन का। तो वह कैटायन आपका कॉम्प्लेक्स आयन बन सकता है अथवा कॉम्प्लेक्स एनायन बन सकता है। जो भी पहले कैटायन आएगा उसी का नाम लिखेंगे। जैसे पहले वाले में एग्जाम्पल में क्या मिल रहा है कि 4K+ है, तो यहाँ इसकी संख्या से हमको कोई मतलब नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे? केवल पोटेशियम लिख लेंगे। तो इसका नाम पहले वाले क्या हो जाएगा? पोटेशियम।
पोटेशियम। अब यहाँ पर देखिए इसके बाद आता है स्फेयर। तो स्फेयर के जब नामकरण करते हैं तो इस स्फेयर के नामकरण में सबसे पहले लिगेंड का नाम, उसके बाद लिगेंड सेंट्रल एटम का नाम, फिर सेंट्रल एटम के ऑक्सीकरण अवस्था। तो यहाँ पर हो गया पोटेशियम, कितनी संख्या 6, तो लगा देंगे हेक्सा साइनो। अब देखिए यहाँ पर एक कंडीशन और होता है कि केंद्रीय परमाणु से किस प्रकार का लिगेंड जुड़ा हुआ है। एनायनिक लिगेंड जुड़ा हुआ है कि कैटायनिक जुड़ा हुआ है कि न्यूट्रल जुड़ा है। यदि आपका एनायनिक लिगेंड जुड़ा होता है तो केंद्रीय परमाणु के नाम के अंत में सफिक्स 8 जोड़ देते हैं। अब यहाँ पर करना क्या है, इसका हो जाएगा साइनोफेरेट, हो जाएगा सेकेंड, फेरेट सेकेंड। इस कॉम्प्लेक्स में आइए। अब देखिए पूरा स्फेयर या क्या है, कैटायन है। तो सबसे पहले जो रूल बताया गया था कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सों के आयन का नामकरण करने से सीक्वेंस क्या है, सबसे पहले हम कैटायन का नाम लिखते हैं, उसके बाद एनायन का। तो अब यहाँ पर कैटायन पहले आ गया तो इस पहले कैटायन का नाम लिखेंगे। तो इस कैटायन में कोऑर्डिनेशन स्फेयर आया है, इसलिए कोऑर्डिनेशन स्फेयर का नामकरण पहले करेंगे। इसमें क्या क्या है, लिगेंड है। लिगेंड कौन है, एमीन है। अब ये एमीन क्या है, डबल एम वाला अमोनिया मॉलिक्यूल, इसलिए एमाइन का प्रयोग करते हैं। तो कितनी संख्या है, 4। तो यहाँ क्या लिख लेंगे, टेट्रा एमाइन कॉपर हो जाएगा। क्यूपरेट नहीं होगा, क्या हो जाएगा, कॉपर, क्योंकि कॉपर के साथ न्यूट्रल लिगेंड जुड़ा हुआ है, इसलिए कॉपर या केंद्रीय परमाणु के नाम के अंत में किसी भी सफिक्स का प्रयोग नहीं करते हैं। इसलिए टेट्रा एमीन कॉपर सेकेंड क्लोराइड। अब देखिए यहाँ क्लोराइड 2 संख्या से, उसी संख्या से नहीं मतलब होता है, केवल उसका जो एनायन के रूप में है, क्लोराइड है कि सल्फाइड है कि सल्फेट है कि नाइट्रेट है, जो भी यहाँ पर होगा उसी को। यहाँ पर Cl- था, इसलिए क्या है, क्लोराइड आयन होता है। तो आयन के रूप में कॉपर की सेकंड का ऑक्सीडेशन संख्या हो गई है, इसलिए यहाँ पर एनायन नहीं लिखा जाता है। इसलिए कि टेट्रा एमीन कॉपर सेकंड क्लोराइड। तो पहले रूल में क्या, नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन में कैटायन का नाम पहले लिखते हैं, एनायन का नाम बाद में। इसमें देखिए कैटायन पोटेशियम था, इसलिए इस पर पोटेशियम नाम पहले आया। इसमें पूरा कॉम्प्लेक्स आयन ही पहले था, इसलिए पहले कॉम्प्लेक्स का नाम आया। अब रूल नंबर 2, नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फेयर। नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फेयर। हमको स्फेयर का नामकरण करना है। अब स्फेयर में हमको 2 चीज़ें मिलती हैं, एक होता है सेंट्रल एटम, अभी पहले बताया गया था, और प्लस क्या होता है, लिगेंड। ये इस प्रकार आपके स्फेयर में पाए जाते हैं। तो स्फेयर का जो नामकरण होता है हम इस सीक्वेंस में करते हैं। नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फेयर, नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फेयर, इट इज इक्वल टू द। अब इसमें सबसे पहले किसका नाम होता है, लिगेंड। नेम ऑफ लिगेंड विद प्रीफिक्स, नेम ऑफ लिगेंड विद प्रीफिक्स, मतलब लिगेंड का नाम उसके पूर्व लगने के साथ, फिर प्लस क्या करते हैं, सेंट्रल एटम का नाम, नेम ऑफ सेंट्रल एटम, मतलब केंद्रीय परमाणु का नाम। पहले सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, लिगेंडों का नाम उसके पूर्व लग्न के साथ, फिर उसके बाद नेम ऑफ द सेंट्रल एटम, मतलब केंद्रीय परमाणु का नाम, फिर प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। तो ये आपका सीक्वेंस है। अगर आपका स्फेयर का नामकरण करना है तो स्फेयर के नामकरण में सबसे पहले हम क्या करते हैं, नेम ऑफ द लिगेंड विद प्रीफिक्स, मतलब लिगेंडों का नाम उसके पूर्व लगने के साथ, फिर उसके बाद लिखते हैं केंद्रीय परमाणु का नाम, फिर उसके बाद लिखते हैं केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या। फॉर एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा जैसे AgCN का ट्वाइस
स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस। अब देखिए यहाँ स्फेयर बना हुआ है। अब स्फेयर के अंतर्गत क्या है, सिल्वर है और साइनाइड आयन है। तो यहाँ पर क्या लिखा गया, नेम ऑफ द लिगेंड विद प्रीफिक्स। तो पहले लिगेंड का नाम उसके पूर्व लगने के साथ, तो पूर्व लगने क्या लगता है, उसकी संख्या होती है मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा एंड सो ऑन। और कभी कभी कुछ केस और स्पेशल होते हैं, बाइडेंटेड लिगेंड या पॉलिडेंटेड लिगेंडों के लिए अलग केस होता है, तो इसको नेक्स्ट बताया जाएगा अभी आगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें की संख्या 2, तो इसका प्रीफिक्स क्या हो गया 2। अब क्या लिखेंगे, डाई। डाई के बाद साइनो, तो यहाँ लगा दीजिए साइनो। अब उसके बाद क्या है, सिल्वर। अब सिल्वर के साथ कौन जुड़ा हुआ है, एनायनिक लिगेंड है, तो सिल्वर के नाम के स्थान पर अर्जिनटेट हो जाता है, अर्जिनटेट फर्स्ट, अर्जिनटेट फर्स्ट एनायन। क्योंकि एनायन क्यों लिखा गया, क्योंकि इस पूरे कॉम्प्लेक्स आयन पर माइनस चार्ज है, इसलिए यहाँ हो गया एनायन। और एक कंडीशन याद रखिएगा कि जो भी जितने भी केंद्रीय परमाणु होंगे उसके ऑक्सीकरण संख्या को रोमन अंकों में लिखकर छोटे ब्रैकेट से घेर देते हैं, एक कंडीशन है आपका। और एग्जाम्पल और भी देते हैं, CO इन का ट्वाइस Cl2 स्क्वायर ब्रैकेट 1+। अब देखिए यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया, इसके पहले क्या था, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज था। अब देखिए यहाँ पर इन क्या है, आपको टाइप ऑफ लिगेंड बताए गए थे। टाइप ऑफ लिगेंड में इन बराबर आपका होता है एथिलीन डाई एमीन, एथिलीन डाई एमीन। अब ये एथिलीन डाई एमीन कैसा मॉलिक्यूल होता है, न्यूट्रल होता है। कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। और साथ साथ कैसा है, बाइडेंटेट लिगेंड है, बाइडेंटेट लिगेंड होता है। तो जब बाइडेंटेट लिगेंड होते हैं तो एक साथ केंद्रीय परमाणु क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। अब इसका नामकरण क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 प्रकार के लिगेंड आ गए हैं, एक न्यूट्रल लिगेंड आया है और एक एनायनिक लिगेंड। तो आप कोई भी एक सीक्वेंस बना लीजिए, चाहे आप जो है केंद्रीय जो लिगेंड आपका दिया गया है, चाहे न्यूट्रल का नाम पहले लिखिए या कैटायन का नाम या एनायन का नाम, तो एक सीक्वेंस में कर लीजिए, जो भी आपका सीक्वेंस है, लेकिन सीधा सीक्वेंस हो, उससे कोई दिक्कत ना हो। जैसे अब यहाँ पर न्यूट्रल है तो सबसे पहले हम न्यूट्रल करते हैं, फिर क्या है एनायनिक है, फिर क्या कर लेते हैं एनायनिक का नाम कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो सीक्वेंस बनेगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, न्यूट्रल लिगेंड का नाम। अब यहाँ न्यूट्रल लिगेंड का नाम क्या है, एथिलीन है। अभी हमने इसके पहले बताया था जब मोनोडेंटेड लिगेंड यहाँ पर किया गया था कि प्रीफिक्स को लिखना है, तो प्रीफिक्स में जब आपके मोनोडेंटेड लिगेंड होते हैं तो मोनोडेंटेड लिगेंडों के लिए प्रीफिक्स का प्रयोग करते हैं डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा एंड सो ऑन। लेकिन जब बाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड लिगेंड आ जाते हैं तो बाई के स्थान पर बिस, ट्राई के स्थान पर ट्रिस, टेट्रा के स्थान पर टेट्राइस, पेंटा के स्थान पर पेंटाइस, हेक्सा के स्थान पर हेक्साइस एंड सो ऑन का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर हमको मिला क्या कि यहाँ पर लगाएंगे डाई के स्थान पर बिस, बिस लगा दिया। क्यों, क्योंकि ये बाइडेंटेड लिगेंड, इसलिए बिस का प्रयोग। अब बिस, उसके बाद इस लिगेंड का नाम क्या है, एथिलीन डाई एमीन, एथिलीन डाई एमीन। इसका नामकरण ब्रैकेट में घेर देंगे छोटे, तो बिस एथिलीन डाई एमीन। अब फिर क्या है आपका, कॉमा लगाइए, डाई क्लोरो या क्लोराइडो, डाई क्लोरो या क्लोराइडो। और उसके बाद फिर केंद्रीय परमाणु का नाम, जो सीक्वेंस आपका दिया गया, तो केंद्रीय परमाणु का नाम हो गया कोबाल्ट। कोबाल्ट क्यों होगा, क्योंकि इस नेगेटिव लिगेंड के साथ साथ न्यूट्रल भी आ गया, इसलिए इसके नाम के अंत में किसी भी सफिक्स का प्रयोग नहीं करते। तो कोबाल्ट। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी, क्योंकि न्यूट्रल है, अब इसका हो गया तो आ जाएगा आपका 3। थर्ड कैटायन है। कैटायन क्यों है, क्योंकि इस पूरे कॉम्प्लेक्स आयन पर धनात्मक चार्ज है, इसलिए हो गया ये कैटायन। तो इसका पूरा नाम क्या है, बिस एथिलीन डाईएमीन डाईक्लोरो कोबाल्ट थर्ड कैटायन, ये इसका IUPAC नाम हो गया। तो ये पहला रूल क्या बताया गया था, पहला रूल आपको बताया नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। तो उस कॉम्प्लेक्स आयन में सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, सबसे पहले नाम लिखा जाता है आपका कैटायन का, फिर उसके बाद एनायन का। फिर दूसरा रूल क्या है, नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सबसे पहले लिगेंड का नाम उसके पूर्व लगने के साथ लिखते हैं, फिर उसके बाद केंद्रीय परमाणु का नामकरण करते हैं। केंद्रीय परमाणु के नामकरण के बाद केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या और ऑक्सीकरण संख्या रोमन अंकों में करके उसको स्मॉल ब्रैकेट से घेर देते हैं। अब रूल नंबर 3,
रूल नंबर 3 में आपको देखना है, तीसरा रूल है आपका नेमिंग ऑफ सेंट्रल एटम। तीसरा रूल आपका है नेमिंग ऑफ सेंट्रल एटम। केंद्रीय परमाणु का नामकरण हमको करना है। तो केंद्रीय परमाणु का नामकरण हम 2 रूपों में करते हैं। तो पहला केस हमको लागू करना है, यदि आपका केंद्रीय परमाणु केवल एनायनिक लिगेंड से जुड़ा होता है तो एनायनिक लिगेंड तो केंद्रीय परमाणु के नाम के अंत में सफिक्स मतलब अनुलग्न एट का प्रयोग करते हैं। जैसे यदि आपका है Fe तो इसे क्या लिखेंगे, फेरेट। यदि आपका है CO तो इसे क्या लिखेंगे, कोबाल्टेट। यदि आपका Cu तो इसे क्या लिखेंगे, क्यूपरेट। यदि आपका Ni है तो क्या लिखेंगे, निकलेट। इन सब का प्रयोग करते हैं। जैसे आपका Pb हो गया तो इसका क्या लिखेंगे, प्लम्बेट etc। रूल क्या है, पहला कंडीशन, यदि केंद्रीय परमाणु केवल एनायनिक लिगेंड से जुड़ा हो तो उस केंद्रीय परमाणु के नाम के अंत में सफिक्स एट का प्रयोग करते हैं। उसके नाम के अंत में एट जोड़ देते हैं। इसको क्लियर रखिएगा। फिर सुन लीजिए, यदि केंद्रीय परमाणु केवल एनायनिक लिगेंड से जुड़ा हो तो उस केंद्रीय परमाणु के नाम के अंत में सफिक्स एट का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसके पहले भी आपका दिया गया था तो दूसरा एग्जाम्पल हम दे देते हैं, CrCl6 स्क्वायर ब्रैकेट 3-। अब देखिए यहाँ पर Cr क्या हो गया, केंद्रीय परमाणु, Cl क्या हो गया, देखो एनायनिक लिगेंड है। तो इसके क्या करेंगे, तो हेक्सा क्लोरो या क्लोराइडो, हेक्सा क्लोरो, उसके बाद क्या हो जाएगा, क्रोमेट। अभी क्या बताया गया था कि यदि केंद्रीय परमाणु केवल एनायनिक लिगेंड से जुड़ा हो तो उस केंद्रीय परमाणु के नाम के अंत में सफिक्स एट जोड़ देते हैं। इसलिए क्या हो गया, क्रोमियम से क्रोमेट। और फिर केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, 3, क्योंकि 6 में से 3 घटाएंगे आ जाएगा 3। और उसके बाद क्या है, इस पर टोटल नेगेटिव चार्ज है इसलिए लिख देंगे एनायन। तो हेक्सा क्लोरो क्रोमेट 3rd एनायन इस कॉम्प्लेक्स का नाम हो गया। और भी एग्जाम्पल दे देते हैं एनायन के रूप में, COOX का थ्राइस स्क्वायर ब्रैकेट 3-। अब देखिए यहाँ पर OX क्या है, इसे कहते हैं ऑक्सलेट एनायन। OX बराबर आपका होता है ऑक्सलेट एनायन। ये भी आपके टाइप में बताया गया है, कैसा लिगेंड होता है, बाइडेंटेट लिगेंड होता है। ये भी बाइडेंटेट लिगेंड है। और बाइडेंटेट लिगेंड के लिए यही बताया गया था, हम विष का प्रयोग करते हैं। तो विष ट्रिस, तो यहाँ पर कितना है, 3 है, तो यहाँ लगा देंगे ट्रिस ब्रैकेट में ऑक्सलेटो। अब लाइटो हो गया, यहाँ पर देखो क्लोरो था तो इसका भी IPC मतलब बताया जाएगा क्या क्या रूल अप्लाई होता है। तो ट्रिस ऑक्सलेटो ब्रैकेट क्लोज, फिर क्या लिखेंगे, कोबाल्टेट 8। देखो फिर आ गया, क्यों, क्योंकि जो ऑक्सलेट है वो नेगेटिव लिगेंड होता है, इसलिए इसके नाम के अंत में सफिक्स 8 जोड़ देते हैं। कितना है, 3rd एनायन। इस प्रकार इसका IPC लिखा जाता है। ये तो पहला केस हुआ। दूसरा केस क्या होता है, यदि केंद्रीय परमाणु केवल एनायनिक लिगेंड से ना जुड़ा हो, एनायन के अलावा, जैसे केंद्रीय परमाणु के नेगेटिव लिगेंड से भी जुड़ा हो सकता है, नेगेटिव के साथ साथ न्यूट्रल भी हो सकता है, या न्यूट्रल, नेगेटिव, कैटायनिक, ये तीनों प्रकार के लिगेंड आपके हो सकते हैं केंद्रीय परमाणु के साथ। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि केंद्रीय परमाणु के नाम में किसी भी सफिक्स का प्रयोग नहीं करते, मतलब उसके नाम में कुछ भी नहीं जोड़ते हैं, उसका नाम ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है। इफ़ द सेंट्रल एटम बॉन्डेड विद कैटायनिक, एनायनिक या एनायनिक
न्यूट्रल या कैटायनिक, एनायनिक, न्यूट्रल तीनों के साथ बताओ। देयर इज नो सफिक्स आर यूज इन द एंड ऑफ द सेंट्रल एटम। तब उस केंद्रीय परमाणु के नाम के अंत में किसी भी सफिक्स का प्रयोग नहीं करते। तो केवल सफिक्स का प्रयोग कब होगा? जब वह केंद्रीय परमाणु केवल नेगेटिव लिगेंड के साथ जुड़ा हो। तो फॉर एग्जांपल दूसरे वाले के लिए CuNH3 का 4 Cl2 स्क्वायर ब्रैकेट 1+। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया, एक आपका अमोनिया है, तो अमोनिया न्यूट्रल होता है, Cl क्या है, एनायनिक लिगेंड होता है, इसलिए यहाँ पर दो प्रकार के लिगेंड आ गए। अब इस दोनों लिगेंडों के आने के कारण केंद्रीय परमाणु के नाम के अंत में किसी भी सफिक्स का प्रयोग नहीं करते हैं। कब करेंगे? केवल वह जब एनायनिक लिगेंड से बंधा हो। अब यहाँ पर दो प्रकार का, इसलिए क्या लेंगे? अब यहाँ पे देखिए क्रम रखेंगे, ऑर्डर ऑफ नेमिंग ऑफ लिगेंड। तो यहाँ भी दो प्रकार के लिगेंड हैं, इसलिए यहाँ भी सीक्वेंस आपको बनाना पड़ेगा कि हम पहले एनायनिक का नाम लिखें या कैटायनिक का या न्यूट्रल का। तो अलग अलग किताब में अलग अलग रूल दिया है, कोई एक सीक्वेंस आप बना लीजिए, चाहे न्यूट्रल पहले लिखिए, फिर उसके बाद कैटायन, फिर एनायन, या पहले एनायन, न्यूट्रल, फिर कैटायन, जो भी सीक्वेंस बनाइए एक केवल सीक्वेंस में रखिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? टेट्राएमीन, टेट्राएमीन, यहाँ देखिए एमाइन है, डबल एम का प्रयोग करेंगे क्योंकि अमोनिया। फिर डाइक्लोरो, फिर क्या हो जाएगा? कोबाल्ट, कोबाल्ट, कोबाल्ट क्या होगा? कोबाल्ट ऑक्सीकरण संख्या हो गई 3rd। उसके बाद पूरे कॉम्प्लेक्स पे या स्फीयर पे कौन सा बेस है? प्लस, इसलिए कैटायन। और भी एग्जाम्पल दे देते हैं। CrH2O का 4 Br2, या 2 कर देते हैं, Br 1 कर देते हैं, एक Cl कर देते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट 1+। अब देखिए यहाँ पर क्रोमियम है, केंद्रीय परमाणु, यहाँ H2O है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, तो ये दोनों एनायनिक हो गए और ये क्या है? न्यूट्रल है। अब क्या करेंगे? सबसे पहले उसी जैसे सीक्वेंस बताया गया था, पहले हम न्यूट्रल का नाम, फिर उसके बाद कैटायन या एनायन का नाम। तो यहाँ केवल न्यूट्रल है और एनायनिक लिगेंड है, तो सबसे पहले हम न्यूट्रल लिगेंड का नाम लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा? टेट्रा एक्वा या एक्को, दोनों लिखा जाता है, टेट्रा एक्वा या एक्को। फिर कामा ब्रोमो, फिर कामा क्लोरो। देखिए यहाँ भी क्रम है, बी पहले आता है, सी बाद में आता है, इसको अलग रखेंगे क्योंकि ये न्यूट्रल का नामकरण होगा, ये एनायनिक का, अलग अलग सबका होता है ऑर्डर के रूप में। फिर आपका क्रोमियम, 3rd कैटायन, इसका भी देखिए पूरे कॉम्प्लेक्स आयन पे प्लस चार्ज है, इसलिए इसका भी क्या हो जाएगा? कैटायन हो जाएगा। तो ये दो आपके रूल हो गए इसमें नेमिंग ऑफ द सेंट्रल एटम में। पहला क्या था? यदि केंद्रीय परमाणु केवल एनायनिक लिगेंड से जुड़ा हो तो इस केंद्रीय परमाणु के नाम में सफिक्स 8 का प्रयोग करते हैं। और दूसरा रूल क्या था कि यदि केंद्रीय परमाणु कैटायनिक, एनायनिक या एनायनिक न्यूट्रल या कैटायनिक न्यूट्रल के साथ जुड़ा हो, या तीनों एक साथ, तीनों प्रकार के लिगेंड केंद्रीय परमाणु के साथ जुड़ा हो, तो उस केंद्रीय परमाणु के नाम के अंत में किसी भी सफिक्स का प्रयोग नहीं करते हैं। अब अगला रूल है नेमिंग ऑफ लिगेंड। नेमिंग ऑफ लिगेंड, चौथा रूल नेमिंग ऑफ लिगेंड। आवेशों के आधार पर लिगेंड आपके 3 प्रकार के बताए गए थे। एक होता है आपका कैटायनिक, दूसरा होता है एनायनिक, तीसरा होता है न्यूट्रल। तो कैटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल का नामकरण IUPAC तहत पद्धति के तहत निम्न रूपों से करते हैं। तो ये पहला नंबर आप ले लीजिए इसमें, नेमिंग ऑफ कैटायनिक या पॉजिटिव लिगेंड, नेमिंग ऑफ कैटायनिक और पॉजिटिव लिगेंड अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न IUPAC रूल, द नेमिंग ऑफ कैटायनिक लिगेंड रिटन विद द सफिक्स EIUM। मतलब इसका क्या करते हैं, जो नेमिंग ऑफ द एटम का होता है या परमाणु समूह का, एंड विद सफिक्स
IUM, EM के साथ इसका इंड कर देते हैं। जैसे N2O+, इसे क्या नाम देते हैं? नाइट्रोनियम। क्या नाम देते हैं? नाइट्रोनियम। अब देखो IUM, फिर क्या लिखते हैं? NH2 सिंगल बॉन्ड NH3, इस पर एक प्लस। अब NH2 जो होता है ये क्या होता है आपका? इसे कहते हैं हाइड्रेजीन। क्या नाम इसका है? हाइड्राजीन। अब यहाँ पर क्या आ गया? प्लस आ गया, तो प्लस आने क्या? हाइड्राजीनियम। क्या हो जाएगा? हाइड्राजीनियम, IUM जुड़ गया। अब क्या लिखते हैं हम? NO+, इसे कहते हैं नाइट्रोसोनियम। SO+, तो क्या हो जाएगा? थायोनिल होता है, थायोनीलियम। क्या हो जाएगा? थायोनीलियम। तो सब कहने मतलब जो भी कैटायनिक लिगेंड होगा उस कैटायनिक लिगेंड के नाम के अंत में सफिक्स क्या करते हैं? IUM को जोड़ देते हैं। ये पहला। फिर दूसरा रूल आपके लिए हो जाएगा एनायनिक के लिए, नेमिंग ऑफ एनायनिक लिगेंड। एनायनिक मतलब ऋणात्मक लिगेंड, जिस पर ऋणात्मक चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज, उसे क्या नाम देते हैं? एनायनिक लिगेंड कहते हैं। तो एनायनिक लिगेंड के भी क्या होता है? इंड विद सफिक्स, इंड विद सफिक्स O, मतलब उसके नाम के अंत में क्या करते हैं? सफिक्स O का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं NH2-, इसे क्या लिखते हैं? एमाइडो। NH और इस पर 2-, इसे कहते हैं ईमाइडो। Cl-, क्लोरो। देखो सब में O आ रहा है, तो कहने का मतलब जो नेमिंग ऑफ एनायनिक लिगेंड होते हैं उनको हम सफिक्स O से इंड कर देते हैं। क्लोरो, या एक नाम और लिखा जाता है क्लोराइडो। क्लोराइडो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो। Br- को क्या लिखेंगे? ब्रोमो या ब्रोमाइडो, ब्रोमाइडो। SO4 2-, क्या लिखेंगे इसे? सल्फेटो। अंत में O आना चाहिए इसमें। CH3 COO-, इसे क्या नाम देंगे? एसीटैटो। अभी देखिए बाइडेंटेट लिगेंड का एग्जाम्पल इसके पहले आपको दिया गया था, तो इसको OX2- कर सकते हैं। इसे क्या लिखेंगे? ऑक्जेलेटो। देखो सब में अंत में O आ रहा है। H-, इसे क्या नाम देंगे? हाइड्राइडो। हाइड्रोजन है, हाइड्राइड आयन होता है तो हाइड्राइडो। SO3 2-, इसे कहेंगे सल्फाइटो। NO2-, इसे कहेंगे नाइट्राइटो। अगर ONO लिखा गया हो माइनस करके तो इसे क्या रहेंगे? नाइट्राइटो। नाइट्राइटो, नाइट्राइटो O, इसको नाइट्राइटो N, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग एटम आपके डोनेट करते हैं। आपको बताया गया था ना लिंकेज, जैसे कहते हो एम्बिडेंटेट लिगेंड। तो एम्बिडेंटेट लिगेंड ऐसे लिगेंड होते हैं जो होता है नेचर इसका मोनोडेंटेट लिगेंड, लेकिन 2 परमाणुओं की क्षमता होती है कि केंद्रीय परमाणु को अपना इलेक्ट्रॉन को दान कर सकता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है? एक बार देखो यहाँ ऑक्सीजन डोनेट करता है, एक बार यहाँ नाइट्रोजन डोनेट करता है। इसी लागी कारण इसका नाइट्राइटो N और नाइट्राइटो O। साइनो, CN- को क्या कहते हैं? साइनो या साइनाइडो। NC- को आइसोसाइनो, आइसोसाइनो। इसी प्रकार और भी इसके एग्जाम्पल्स हैं नेगेटिव के, तो इतना पहले आप नोट कर लीजिए, उसका और 2-4 लिखा देते हैं। अब जैसे यहाँ पर इसको नोट कर लीजिएगा, और भी नेगेटिव लिगेंड हैं। नेमिंग ऑफ लिगेंड में नेगेटिव लिगेंड के और भी एग्जाम्पल हैं।
जैसे यहाँ पर दिया गया था SCN-, इसे क्या नाम देंगे, थायोसाइनो या साइनाइडो। NCS-, ये क्या आपका हो जाएगा आइसो थायो साइनो। OH-, हाइड्रॉक्सो। मतलब कहने का अर्थ यही है कि जितने भी नेगेटिव लिगेंड हमको मिलेंगे, सभी नेगेटिव लिगेंडों के नाम के अंत में हम ओ शब्द जोड़ देते हैं। एक और है आपका GLY लिखा होता है, इसे कहते हैं ग्लाइसिनेटो। ग्लाइसिनेटो बाइडेंटेड अनसिमेट्रिकल लिगेंड होता है। इसका फार्मूला होता है NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 COO-। ये आपका ग्लाइसिनेटो, इसको सिंपल लिखा जाता है, बाइडेंटेड लिगेंड होता है। लेकिन नेचर कैसा, अनसिमेट्रिकल है, मतलब असममित क्यों है, क्योंकि यहाँ एक नाइट्रोजन, यहाँ एक ऑक्सीजन डिनोट करते हैं, इसलिए इसे कहते हैं अनसिमेट्रिकल। तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका रूल है ऑर्डर ऑफ नेमिंग ऑफ लिगेंड। लिगेंडों का नामकरण किस प्रकार, किस क्रम में करेंगे, ये आता है। तो ऑर्डर ऑफ नेमिंग ऑफ लिगेंड, तो ऑर्डर ऑफ नेमिंग ऑफ लिगेंड में नेक्स्ट रूल है, जो भी आपका होगा लिख लीजिएगा, ऑर्डर ऑफ नेमिंग ऑफ लिगेंड। अब हम इसको जानते हैं कि केंद्रीय परमाणु के साथ 3 प्रकार के लिगेंड जुड़ सकते हैं। एक आपका कैटायनिक होता है, दूसरा न्यूट्रल होता है, तीसरा क्या होता है, एनायनिक होता है। कैटायनिक, न्यूट्रल और एनायनिक, तो ये तीनों प्रकार के लिगेंड केंद्रीय परमाणु से जुड़ सकते हैं। तो इनका हम ऑर्डर करते हैं, किस रूप में करते हैं, इनका जो नामकरण का ऑर्डर क्रम करते हैं, ये अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से करते हैं। जैसे आपका ए आता पहले, तो B C D, तो अल्फ़ाबेट ऑर्डर में आपका रहेगा इंग्लिश अल्फ़ाबेट ऑर्डर, अंग्रेजी के वर्णमाला के शब्दों के आधार पर करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उस क्रम में सबसे पहले क्या लिखेंगे, न्यूट्रल का नाम सबसे पहले लिखेंगे, न्यूट्रल के बाद कैटायनिक, फिर उसके बाद एनायनिक। तो यहाँ पर एग्जाम्पल आपका हो गया, जैसे FeCO NH3, FeCO NH3 PyCl Br NO2 स्क्वायर ब्रैकेट 1+। ये आपका या 1+ ना करके कुछ हम जोड़ देते हैं, चलो एक यहाँ हम लगा देते हैं और NO3 लगा देते हैं, NO3। अब देखिए यहाँ पर CO क्या है, NH3 क्या है, Py क्या है, ये तीनों आपके न्यूट्रल लिगेंड हैं, न्यूट्रल लिगेंड। और ये तीनों क्या है, एनायनिक लिगेंड है। इससे हमसे नहीं मतलब है, क्योंकि ये स्फीयर के बाहर है, केवल ऑक्सीकरण संख्या में सहायक होगा ये। अब यहाँ पर न्यूट्रल लिगेंड का अभी बताया गया था कि यहाँ पर न्यूट्रल भी हो सकता है, कैटायनिक हो सकता है, एनायनिक लिगेंड, ये तीनों केंद्रीय परमाणु के साथ जुड़ सकता है। तो इसके नामकरण में हम ऑर्डर क्रम रखते हैं, और किस रूप में, इंग्लिश अल्फ़ाबेट ऑर्डर के रूप में। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट ऑर्डर में हमको अगर इन तीनों का नामकरण करना होगा, अब देखेंगे CO से क्या होता है, कार्बोनिल, NH3 से क्या होता है, एमाइन, और Py से क्या होता है, प्रीडीन। तो A पहले आएगा, C बाद में आएगा और P बाद में, इसलिए सबसे पहले एमाइन, डबल M का प्रयोग करिएगा अमोनिया के लिए, एमाइन, फिर उसके बाद कार्बोनिल, फिर उसके बाद पेरिडीन। अब यहाँ पर भी इसे करेंगे, एनायन में क्या बन गया, B पहले आएगा, C बाद में, N बाद में आएगा। तो पहले लिखेंगे ब्रोमो, फिर लिखेंगे क्लोरो, फिर लिखेंगे नाइट्रो। अब उसके बाद केंद्रीय परमाणु का नाम आ गया। केंद्रीय परमाणु का नाम क्या है, अब यहाँ पर देखिए 2 प्रकार के लिगेंड जुड़े हुए हैं, एक आपका न्यूट्रल है, दूसरा एनायनिक है। तो जब न्यूट्रल और एनायनिक एक साथ आ जाते हैं तो क्या करते हैं, केंद्रीय परमाणु के नाम के अंत में किसी भी सफिक्स का प्रयोग नहीं करते हैं। इसलिए यहाँ पर हो गया आयरन, इसका नाम क्या हो गया, आयरन। और किस ऑक्सीकरण संख्या में, देखो 1 2 3 और 1 4, आयरन 4th है। और क्या होता है ये, नाइट्रेट, आयरन 4th नाइट्रेट, ये इसका हो गया IUPAC नेम। एक एग्जाम्पल और दे देते हैं, CO NH3 का ट्वाइस, H2O का ट्वाइस,
चलो SO4 स्क्वायर ब्रैकेट Br, इसका नाम कर कर ये देखिए, ये दोनों न्यूट्रल है, ये आपका एनाइनिक है। अब दोनों अमोनिया भी एमाइन, वाटर भी एक्वा, तो इन दोनों का नाम चाहे जो पहले लिख लिए, चाहे एमाइन पहले लिखो चाहे एक्वा पहले लिखो, बिकॉज बोथ आर स्टार्ट फ्रॉम द वर्ड ए, मतलब दोनों क्या होते हैं, शब्द ए से ही स्टार्ट होते हैं, इसलिए इसका नाम हम क्या कर देंगे, एमाइन कामा एक्वा सल्फेटो, सॉरी डाईएमाइन डाई एक्वा होगा, डाईएमाइन डाई एक्वा सल्फेटो कोबाल्ट थर्ड ब्रोमाइड, या अब इसी को डाई एक्वा भी आर करके लिख सकते हो, डाई एक्वा डाईएमाइन सल्फेटो कोबाल्ट थर्ड ब्रोमाइड। ये भी आपका सही है और ये भी आपका सही है, क्योंकि केवल हमने यहाँ देखो एक्वा ए से भी स्टार्ट होता है, एमाइन भी ए से, तो चाहे इसको पहले लिखिए चाहे इसको, बोथ आर ट्रू, दो के दोनों आंसर सही हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट रूल है आपका, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट रूल है आपका नेमिंग ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड विथ प्रीफिक्स, नेमिंग ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड विद प्रीफिक्स, मतलब मोनोडेंटेट लिगेंडों का नाम उनके पूर्व लग्न के साथ। तो मोनोडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं, जो केवल केंद्रीय परमाणु को अपना एक इलेक्ट्रॉन युग्म ही दान कर सकते हैं, इसलिए उसे क्या नाम देते हैं, मोनोडेंटेट लिगेंड। और इसी को आपका नेमिंग भी करना है, किसके साथ, इसके प्रीफिक्स क्या, पूर्व लग्न के साथ। जैसे आपका एक है तो एक के लिए मोनो लिखते हैं, लेकिन मोनो का प्रयोग हम अन्यथा नहीं करते, केवल उसका नाम लिख देते हैं। लेकिन जब दो हो गया तब क्या लिखेंगे, डाई, तीन हो गया तो ट्राई, चार हो गया तो टेट्रा, पाँच हो गया तो पेंटा, छः हो गया तो हेक्सा, सात हो गया तो हेप्टा, आठ हो गया तो ऑक्टा। इस प्रकार मोनोडेंटेट लिगेंडों का नामकरण उनके अनुलग्न के पूर्व लग्न के साथ करते हैं। जैसे आपका अगर दो है तो डाई, तीन है तो ट्राई, चार है तो टेट्रा, पाँच है तो पेंटा एंड सो ऑन का प्रयोग कर लेते हैं। मतलब इसके अलावा हेक्सा, हेप्टा इस प्रकार आप कर लेंगे। तो दो है तो डाई, अगर वन रहेगा तो मोनो जनरली नहीं लिखा जाता है, लिख भी सकते हैं। तो मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा एंड सो ऑन का प्रयोग करते हैं। फिर अगला उसी के बाद अगला रूल है नेमिंग ऑफ बाइडेंटेट लिगेंड, नेमिंग ऑफ बाइडेंटेट एज वेल एज bidentate as well as polydentate ligand with prefix। मतलब बाइडेंटेट लिगेंडों का और पॉलीडेंटेट लिगेंड जो होते हैं इनके लिए भी हम प्रीफिक्स का प्रयोग करते हैं। इनके लिए प्रीफिक्स का प्रयोग क्या किया जाता है, जो आपके मोनोडेंटेट में लिखे हो डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, तो यहाँ पर क्या होता है, डाई के स्थान पर बिस, डाई के स्थान पर बिस, ट्राई के स्थान पर ट्रिस, टेट्रा के स्थान पर टेट्रा इस, यहाँ पर के साइलेंट होता है, पेंटा के स्थान पर पेंटा इस एंड सो ऑन का प्रयोग करते हैं। डाई के स्थान पे बिस, ट्राई के स्थान पर ट्रिस, टेट्रा के स्थान पर टेट्राइस, पेंटा के स्थान पर पेंटाइस, हेक्सा के स्थान पर हेक्साइस एंड सो ऑन का प्रयोग करते हैं। तो ये मोनोडेंटेट के लिए इस प्रकार होगा, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा। लेकिन अगर बाइडेंटेट लिगेंड आते हैं या पॉलीडेंटेट लिगेंड आते हैं
तो डाई के स्थान पे बिस, ट्राई के स्थान पे ट्रिस, टेट्रा के स्थान पे ट्राइस, पेंटा के स्थान पर पेंटा इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है नेमिंग ऑफ एम्बिडेंटेट लिगेंड। नेमिंग ऑफ एम्बिडेंटेट लिगेंड। तो एम्बिडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं, इसके पहले भी बताया गया था। मतलब ऐसे मोनोडेंटेट लिगेंड होते हैं जो केंद्रीय परमाणु को केवल एक इलेक्ट्रॉन को दान करता है, लेकिन उसमें दो परमाणुओं की ये क्षमता होती है कि केंद्रीय परमाणु को अपना इलेक्ट्रॉन में दान कर सकता है, लेकिन वह दान जो करेगा एक साथ नहीं करेगा, वो अलग अलग से करता है। एक साथ करेगा तो बाइडेंटेट हो जाएगा, जो कि आपका गलत हो जाएगा। इसलिए इसमें क्या होता है कि ऐसे परमाणु या परमाणुओं के समूह होते हैं जिसमें दो परमाणुओं की ये क्षमता होती है कि केंद्रीय परमाणु को अपना इलेक्ट्रॉन अलग अलग से दान करता है, इसलिए क्या वह अलग अलग लिंक बना लेता है। तो इस प्रकार के लिगेंडों को क्या नाम देते हैं, एम्बिडेंटेट लिगेंड। तो एम्बिडेंटेट लिगेंड मतलब सच लिगेंड के इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे इस प्रकार के सच लिगेंडों के। तो ये आपका हो भी, इसके पर लिखा गया था CN-, इसे क्या नाम देते हो, साइनो या साइनाइडो। फिर इसी को उल्टा कर दे NC-, अब क्या हो जाएगा, आइसोसाइनो। है तो वही चीज़, केवल उड़ दिया गया। अब वो CN- तो क्या डोनेट करेगा, कार्बन। NC- क्या डोनेट करेगा, नाइट्रोजन। तो यहाँ पर लिंक अलग हो गया, एक बार यहाँ साइनो C और एक बार आइसोसाइनो N। तो अलग अलग डोनेटिंग सिस्टम बन जाता है। इस प्रकार देखिए CN ही है, लेकिन यहाँ एक बार N से लिंक हो जाता है केंद्रीय परमाणु, एक बार कार्बन से लिंक होता है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है, इसे क्या नाम देते हैं, एम्बिडेंटेट लिगेंड। इसी प्रकार CN- थायोसाइनो, साइनो, NC- आइसोथायोसाइनो। अब यहाँ पर क्या हुआ, S डोनेटिंग, और यहाँ पर क्या हुआ, N डोनेटिंग। तो अलग अलग एक कंडीशन बन जाता है डोनेट करने के सिस्टम का। इसी प्रकार आपका NO2- अगर लिखा रहेगा तो इसे कहेंगे नाइट्राइटो। अब यहाँ पर N है, N डोनेटिंग, नाइट्राइटो N भी इसे लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ONO अगर कर देते हो, माइनस लगा दिया आपने, तो नाइट्राइटो O हो गया, कहने मतलब यहाँ पर O डोनेटिंग। तो अलग अलग डोनेटिंग सिस्टम बन जाता है, और सब क्या है, मोनोडेंटेट लिगेंड है। तो ये सब कैटेगरी में आता है एम्बिडेंटेट लिगेंड के। तो एम्बिडेंटेट लिगेंडों का जो नामकरण होता है यहाँ पर इस प्रकार से उसका लिंक दिखा देते हैं, इसलिए उसका अलग हो जाता है। या जैसे आपका नाम लिखा गया इस प्रकार लिख दीजिएगा, साइनो। अगर CN- दिया गया तो साइनो लिखिएगा, NC दे दिया तो आइसोसाइनो लिखेंगे तब भी सही हो जाएगा। SCN थायोसाइनो, NCS- आइसोथायोसाइनो, NO2- नाइट्राइटो N, ONO नाइट्राइटो O। और भी इस एग्जाम्पल जब मिलेंगे इसको देखेंगे। ये आपने एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। अब फिर उसके बाद आता है नेमिंग ऑफ ब्रिज लिगेंड। नेमिंग ऑफ ब्रिज लिगेंड, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, नेमिंग ऑफ ब्रिज लिगेंड। नेक्स्ट है नेमिंग ऑफ ब्रिज लिगेंड। नेमिंग ऑफ ब्रिज लिगेंड। ब्रिज माने होता है पुल, पुल के दूसरे शब्द कहते हो सेतु, मतलब सेतु लिगेंडों का नामकरण हमको करना है। ये सब IUPAC पद्धति के तहत सब रूल आपका है। तो ब्रिज लिगेंड होते क्या, पहले इसको जान लेते हैं। इसे बताया गया है, लिखाया भी गया था। मतलब ऐसे मोनोडेंटेट लिगेंड होते हैं जो एक साथ दो केंद्रीय परमाणु को जोड़ता है। जैसे आप पुल भी देखे होंगे, पुल क्या करता है, नदी अगर है चाहे बड़ा नाला बना हुआ है तो दोनों किनारों को जोड़ने का कार्य करता है। उसी प्रकार एक लिगेंड होते हैं, दो केंद्रीय परमाणुओं के एक साथ लिंक हो जाता है या जुड़ जाता है। इस प्रकार लिगेंडों को क्या नाम देते हैं, सेतु लिगेंड, या इसे इंग्लिश में कहते हैं ब्रिज लिगेंड। तो ऐसे मोनोडेंटेट लिगेंड जो एक साथ दो केंद्रीय परमाणु से लिंक होता है उसे नाम देते हैं सेतु लिगेंड या ब्रिज लिगेंड। तो
तो इस सेतु या ब्रिज लिगेंड में जो सेतु लिगेंड है, तो सेतु लिगेंड का नाम सबसे पहले लिखा जाता है, लेकिन एक शब्द यूज करते हैं म्यू। म्यू शब्द यूज करने के बाद लगाते हैं हाइफन या डैश, तब उसके बाद ब्रिज लिगेंड का नाम, ब्रिज लिगेंड नेम। तब उसके बाद जो अन्य आपके लिगेंड हों उनका नाम, फिर केंद्रीय परमाणु का नाम, फिर केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या, जैसा कि पहले रूल में आपको बताया गया था। तो फॉर एग्जांपल इसको हम दे देते हैं एग्जांपल, जैसे NH3 इसका 4 Cl, फिर यहाँ लिखेंगे CO, यहाँ पर आपका हो गया NH2, यहाँ हो गया OH, फिर यहाँ पर लिख दिए CO, फिर यहाँ पर हो गया Cl, फिर आपका हो गया NH3 का 4 स्क्वायर ब्रैकेट SO4। ये आपका कॉम्प्लेक्स है। अब देखिए यहाँ NH2OH, ये दोनों क्या हैं, CO से लिंक, मतलब दो केंद्रीय परमाणु से एक साथ जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार जितने भी मोनोडेंटेट लिगेंड होंगे उसे हम क्या नाम देते हैं, ब्रिज लिगेंड। यही होता है ब्रिज लिगेंड, सेतु लिगेंड कहते हैं। अब इसमें क्या बताया गया था कि सबसे पहले किसका नामकरण करते हैं, सेतु लिगेंड का। द ब्रिज लिगेंड नेम्ड फर्स्ट विद वर्ड म्यू एंड हाइफन, मतलब यहाँ पर वर्ड म्यू और हाइफन का प्रयोग करके सबसे पहले ब्रिज लिगेंड का नाम लिखते हैं, फिर उसके बाद अन्य लिगेंडों का नाम, जैसे आपको रूल में पहले बताया गया था उसका पालन करके, फिर केंद्रीय परमाणु का नाम, फिर केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या। अब कर लेते हैं, यहाँ पर देखो एक आपका आया है NH2 और एक है OH। तो NH2 क्या कहते हैं, एमाइडो, और OH क्या कहते हैं, हाइड्रैक्सो। तो NH2 का नाम क्या हो जाएगा, म्यू, आप म्यू सब प्रयोग करिएगा, फिर डैश लगाइएगा, एमाइडो, फिर उसके बाद कॉमा म्यू, फिर डैश हाइड्रैक्सो। अब बताइए, देखिए यहाँ पर कुल कितने अमीन हैं, 4 यहाँ, 4 यहाँ। ऑक्टा एमीन फर्स्ट रूल के तहत, ऑक्टा एमाइन, कितने क्लोरीन हैं, 2, तो डाई क्लोरो। कितने लिगेंड हैं, 2, तो यहाँ लगा देंगे डाई। कौन सा है, कोबाल्ट, यहाँ लिख देंगे कोबाल्ट। अब इस कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या कितनी, देखो एक यहाँ एनायनिक लिगेंड, तो एक, और एक यहाँ 1 2 3 4, और 2 इस पर होता है आवेश, 4 2 6, और 6 को 2 से भाग कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 3, तो कोबाल्ट थर्ड सल्फेट, इसका नाम हो गया कोबाल्ट थर्ड सल्फेट। इसको नोट डाउन करिए, एग्जाम्पल और देते हैं। CO का 5, फिर यहाँ लिखेंगे Fe, फिर यहाँ लिखेंगे CO, फिर यहाँ लिखते हैं CO, फिर यहाँ लिखते हैं Fe, फिर यहाँ लिखते हैं CO का 5। अब इसका IUPAC क्या होगा, सेम वही कंडीशन करेंगे। यहाँ देखिए ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल, ये CO क्या कार्बोनिल मॉलिक्यूल है, ना कि कोबाल्ट मत कहिए, क्योंकि देखो बराबर में लिखा गया है और कोबाल्ट का सिंबल पहला से अच्छा बड़े दूसरा छोटा होता है, दोनों में अंतर है। तो ये बराबर रेशियो से लिखा गया है, इसलिए क्या है ये सब CO मॉलिक्यूल। CO मतलब कार्बोनिल या कैसे कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पर क्या हो जाए, सबसे पहले लगाएंगे डाई, सॉरी डाई नहीं म्यू, फिर लगाएंगे डाई कार्बोनिल। सबसे पहले किसका नाम हो गया, आपके ब्रिज लिगेंड का नाम। फिर उसके बाद कुल कितनी संख्या, 5 5 10, फिर कामा लगाइएगा, डेका कार्बोनिल। डेका कार्बोनिल कितने केंद्रीय परमाणु, 2, तो डाई आयरन, दोनों समान डाई आयरन। उसके बाद ऑक्सीकरण संख्या इसकी 0 है। क्यों 0 है, क्योंकि CO जो होता है न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है, इसलिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई, 0 हो गई। अब इसके बाद इसका लास्ट रूल है, वो आपका है नेमिंग ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। नेमिंग ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। तो केंद्रीय परमाणु के ऑक्सीकरण संख्या का नामकरण
ये आपका किस में करते हैं, रोमन न्यूमेरिक में करते हैं। केंद्रीय परमाणु के ऑक्सीकरण संख्या का जो नामकरण होता है रोमन न्यूमेरिक में होता है। तो रोमन न्यूमेरिक क्या होता है, 0 के लिए आप करते हो 0 लिखते हो, और लेकिन कंडीशन क्या है, इस कंडीशन में उसको हम इस स्मॉल ब्रैकेट से घेर देते हैं। 1 के लिए किसका प्रयोग करते हो, फर्स्ट। 2 के लिए किसका प्रयोग करते हो, सेकंड, ये रोमन न्यूमेरिक है। 3 के लिए किसका प्रयोग करते हो, थर्ड। 4 के लिए किसका प्रयोग करते हो, फोर्थ। 5 के लिए किसका प्रयोग करते हो, फिफ्थ। ऐसे आप इस स्मॉल ब्रैकेट में घेर दीजिए। ये रूल है कि इसको रोमन न्यूमेरिक में करके स्मॉल ब्रैकेट से घेर देते हैं। तो ये सब इतने इसके रूल थे, तो ये इसको बढ़िया से विधिवत समझिएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर हम थोड़ा निकालने को बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई काम ये सब दे दिया गया, तो ये इसका हो गया। अब जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। रूल पूरा अपना अध्ययन कर लीजिएगा, 2-3 बार दोहरा लेंगे तो आसान हो जाएगा आपको। जहाँ कोई भी समस्या होगी तो उसको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, उसका निराकरण हो जाएगा। जैसे कैलकुलेटिंग ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। इसके पहले क्लास 11th में आप लोग पढ़े होंगे ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं। कोई भी स्पीशीज दिया हो उससे हमसे नहीं मतलब, जिसका निकालना उसका x, y, z कुछ भी मान सकते हो। अब उसके अलावा करना क्या है, जो आप बैलेंसी पढ़े हो पीरियाडिक टेबल में, तो जो बैलेंसी होती है वही उसकी ऑक्सीडेशन संख्या होती है। एक कंडीशन याद करिएगा, बैलेंसी इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर। पहला कंडीशन, बैलेंसी बराबर ऑक्सीडेशन नंबर, इसको याद कर लीजिएगा। डिफरेंट होता है क्योंकि बैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर समान भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, ये तो अलग कंडीशन है। और क्या होता है, बैलेंसी कभी 0 नहीं होती है लेकिन ऑक्सीकरण संख्या 0 हो सकता है। बैलेंसी कभी भिन्नात्मक नहीं होती है, फ्रैक्शनल नहीं होता है, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शनल हो सकता है। केवल हम केवल ये बता रहे हैं कि जो आपकी बैलेंसी है पीरियाडिक टेबल में आप पढ़े होंगे वही उसके ऑक्सीकरण संख्या के बराबर होता है। ये आपको केवल याद रखना कंसेप्ट। ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन क्या याद करना है कि कोई भी स्पीशीज हो, जो भी स्पीशीज पर उपस्थित, मतलब वो चार्ज प्रेजेंट ऑन एनी स्पीशीज called its ऑक्सीडेशन नंबर। कोई भी स्पीशीज हो उस पर उपस्थित आवेश ही उसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है। जैसे यहाँ पर बैलेंसी दिया गया, चलो छोड़ दीजिए। इसे बैलेंसी क्या, सोडियम की बैलेंसी कितनी होती है, +1। तो अगर ये +1 बैलेंसी है, यही इसकी ऑक्सीडेशन नंबर होता है। जैसे मैग्नीशियम आपको दिया गया, इसकी बैलेंसी कितनी होती है, +2। तो यही +2 बैलेंसी इसकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है। तो ये बैलेंसी इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर। अब कोई स्पीशीज दे दिया गया, जैसे हमको दिया गया Na+, अब सोडियम पे कितना आवेश है, 1, तो इसकी ऑक्सीडेशन संख्या कितनी हो गई, +1। यदि आपको दिया गया Al3+, अब कितना चार्ज है, 3, तो इसका हो गया +3। यदि आपका दिया Cl-, कितना हो गया, -1। यदि आपका दिया गया SO4 2-, कितना हो गया, -2। तो आवेश जो आपका चार्ज है वही चार्ज उसके ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होता है। अब इसी को सबको ध्यान रखते हुए हम ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं केंद्रीय परमाणु की। सबसे पहले आपको जो भी एग्जाम्पल दिया गया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, ये दिया गया था K4FeCN6, यही आपका दिया गया था। अब हमको इसको निकालना है, और किसका निकालना होता है, केंद्रीय परमाणु की। तो जिसका निकालना उसको मानते हैं। अब बताओ पोटेशियम की बैलेंसी कितनी होती है, +1 होती है। तो पोटेशियम की बैलेंसी जब +1 है, इसका क्या लिखेंगे, +1। कितनी संख्या है, 4। जिसका निकालना उसको क्या मान लेते हैं, X। फिर क्या आ गया, Cn, प्लस करेंगे। Cn पर कितना आवेश होता है, -1 का। तो कितने संख्या है, 6, तो -1 × 6, और टोटल जो आपकी कंडीशन होती है वो इक्वल टू 0। ये रूल है आपका। अब यहाँ हो गया +4,
यहाँ पर हो गया +6, यहाँ हो गया -6 = 0। अब इसको सबको दोनों इधर साइड में ले जाएंगे तो x बराबर आपका हो जाएगा प्लस, ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, अब ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा +2। तो यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स आयन में Fe की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, बराबर होती है +2। दूसरा एग्जाम्पल दे देते हैं, जैसे आपको निकालना CONH3 का 6 स्क्वायर ब्रैकेट 3+। अब देखो एकदम सरल है, अभी भी क्या बताया गया था दूसरा नंबर कि कोई भी स्पीसीज हो अगर उस पर उपस्पर आवेशित आवेशों की संख्या उसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है तो एकदम सरल हो गया। इसको मानते हैं x, ये क्या हो जाएगा क्योंकि उदासीन है इसके लिए हो जाएगा 0। अब बराबर क्या हो जाएगा ये +3 के, तो x बराबर क्या हो गया +3। तो बहुत सरल था, निकालने में कोई दिक्कत नहीं थी। और भी एग्जाम्पल बता देते हैं, जैसे हमको निकालना है CrNH3 का थ्राइस Cl थ्राइस, इस कॉम्प्लेक्स का हमको निकालना है। अब क्या करेंगे हम, अब बताओ यहाँ x का मान लेते हैं x। अमोनिया क्या है, न्यूट्रल, ये सब याद करना पड़ेगा। लिगेंड न्यूट्रल के लिए क्या हो जाएगा 0। अब ये एनायनिक लिगेंड है तो एनायनिक लिगेंड क्या करेंगे, इस पर क्लोरीन पर 1 माइनस का आवेश होता है और कितनी संख्या है 3, बराबर क्या कर देंगे 0। तो ये हो गया x - 3 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा +3। तो इस कॉम्प्लेक्स आयन में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, +3 है। तो ऐसे आप लोग भी कैलकुलेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी और उसके साथ साथ आपको पढ़ना है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ये सब पढ़ना। धन्यवाद।